कि भारत को जितना लाभ ट्रंप के इस टैरिफ प्लान से मिला उतना संसार के किसी कंट्री को नहीं मिलता। कैसे मिला? राहुल गांधी का स्टेटमेंट भविष्य में कांग्रेसी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनको अलगाववाद अच्छा लगेगा, कि जब कैनेडियन राष्ट्रपति भारत में आया और वो भारत में खालिस्तानी मूवमेंट के लिए या उसके लिए काम कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने जब उनका प्लेन खराब हो गया ट्रूडो का, तो आप समझ लिए 2 दिन यहाँ होटल में पड़े रहे, भारत का कोई एक आदमी मिलने नहीं गया। आपको याद होगा जब पोखरण हुआ था तो यूएस ने सबसे पहले बैन लगाया था हमारे ऊपर, फिर उनके दोस्तों ने लगाना शुरू किया। हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा क्या? भारत का स्वभाव राष्ट्रवाद का है। भारत भूमि का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पब्लिक पॉलिसी है, वो एक राष्ट्र की भावना की पॉलिसी है। इसलिए आज यूएस भारत के रिलेशन का मतलब यह है कि भारत उनकी आवश्यकता है। और यह बात मोदी जी ही अकेले थे जिन्होंने पॉपुलेशन को विश्व की आवश्यकता बताया। मराठाओं ने जब आह्वान किया, पेशवाओं ने व्यापारियों से कि भाई हम राष्ट्र के लिए लड़ने जा रहे, व्यापारियों ने खजाने खोल दिए। व्यापारियों की पत्नियों ने कहा कि तुम ये सब पैसा धन लुटाए दे रहे हो, कैसे चलेगा? तो व्यापारियों ने कहा राष्ट्र प्रथम, पेशवा अगर नेतृत्व कर रहा है और देश बचाना चाहता है तो मेरे धन का क्या? देश है तो मैं हूं, देश है तो मेरा धन है। नमस्कार। दुनिया की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, यूएस और इंडिया। यूएस के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, वो भारत के दौरे पर हैं और इस बहाने फिर से यह चर्चा हो रही है भारत और यूएस की दोस्ती की। आज के इस एपिसोड में हम यूएस को समझेंगे और भारत को समझेंगे। यूएस के पर्सपेक्टिव से भारत की डेमोक्रेसी को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों देशों के रिलेशन को समझेंगे और फिर बाद में बात करेंगे कि इन दिनों जो ट्रंप ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है और जो भारत की दोस्ती यूएस के साथ बढ़ रही है, इन दोनों को कोई तालमेल भी होगा या फिर इसका अंत भारत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इन विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान, जाने माने कानूनविद और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डी.के. दुबे जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। यूएस ने बड़ी उथल पुथल मची है और कहा ही जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और भारत के बारे में भी निश्चित तौर पर जितनी बड़ी वोटर लिस्ट जनसंख्या भारत की है, तो भारत एक बड़ी आबादी है। दोनों की चर्चा फिर से हो रही है। चर्चा क्योंकि जेडी वेंस आए हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं, बच्चे भारतीय परिधानों में हैं और वो घूम रहे हैं। पीएम हाउस में उनको स्वागत जिस तरीके से पीएम कर रहे हैं, इसके इतर हम यूएस के आसपास और भी बहुत सारी पॉलिटिक्स देख रहे हैं। हमारे जो विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, वो भी यूएस का आईना दिखाकर बहुत सारी बातें करते रहते हैं। और उसमें एक नुक्ता, हम सबसे पहले उन जो फेडरलिज्म की बात करते हैं, जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, उसका एक बड़ा पहलू है फेडरलिज्म। यूएस भी एक फेडरल नेशन है और भारत भी। सबसे पहले दोनों देशों के फेडरलिज्म को समझने की कोशिश हमें समझाइए कि दोनों देश कैसे हैं, डेमोक्रेटिक क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या अंतर है, और जो राहुल गांधी उन दोनों को सिमिलर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्या वो कितना सही है? हरदीप जी, देखिए, सबसे पहली बात तो ये आती है कि राहुल गांधी को शायद भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उसके विषय में जानकारी कम है। वो शब्दों पर जाते हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में और बाकी जगहों पर जिस तरह से कहा था कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये राज्यों का समूह है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा था। डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 1 की बहस करते समय कहा था कि नॉर्थ अमेरिकन यूनियन एक्ट से हमने यूनियन ऑफ स्टेट शब्द लिया है, जिसको कनाडा आज इन शॉर्ट कहते हैं। तो कनाडा एक देश है, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड इस्तेमाल करते हैं। राज्यों से मिलकर बना कनाडा नहीं है। भारत भी राज्यों से मिलकर बना देश नहीं है। भारत एक यूनिटरी स्टेट है, यूनिटरी कंट्री है। इंटरनेशनल भाषा में स्टेट देश को कहते हैं और कंट्री बाकी को कहते हैं।
मतलब हम अपने यहाँ उसको कंट्री कहते हैं या नेशन कहते हैं, वो उसको स्टेट कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, जब आप यूएन चार्टर पर जाएंगे तो भारत के आर्टिकल 1 के जहाँ पर ये राहुल गांधी कह रहे हैं, वहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश यहाँ स्वतंत्र है या ऑटोनॉमस है। कोई देश है ही नहीं, देश केवल एक है, वो है भारत। इसमें आने का तो अधिकार है किसी कंट्री को, यहां से जाने का अधिकार किसी को नहीं है। ये डॉक्टर अंबेडकर स्टेटमेंट देते हैं आर्टिकल 1 का प्रस्ताव रखते समय। इसको थोड़ा और अगर समझ लेंगे तो फिर इनरी बेरूबरी का जजमेंट पढ़ना पड़ेगा। नेहरू जी ने क्या किया, बेरूबरी स्टेट हमारे पास थी बंटवारे में, वो पाकिस्तान को देने के लिए समझौता कर लिया कि हम बेरूबरी स्टेट पाकिस्तान को देंगे, उनका बॉर्डर सीधा हो जाए। उस समय पाकिस्तान का मतलब ईस्ट पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ उस समय बलराज मधोक साहब, जो कि जनसंघ के सदस्य थे, उन्होंने विरोध कर दिया। जनसंघ ने कुल मिलाकर विरोध कर दिया कि भाई भारत को से बाहर कैसे निकाला जा सकता है कोई टुकड़ा। न सरकार निकाल सकती है, न संसद निकाल सकती है, किसी को अधिकार नहीं है कि भारत का विभाजन कर दे। तो इन बेरूबरी का केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सू मोटो लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी को भी पावर नहीं दी है कि भारत से कोई टुकड़ा बाहर जा सके, किसी को भी पावर नहीं दी। यानी कि इंटरनेशनल तरीके से अगर आप समझौता भी किसी देश के साथ करते हैं तो आप अपनी टेरिटरी किसी को दे नहीं सकते। फिर सवाल ये पैदा हो जाएगा कि फिर मोदी जी ने बांग्लादेश बॉर्डर कैसे सीधा कर लिया या कैसे कर लिया। तो हमने उनको लीज किया है 1000 वर्ष का और उनसे टेरिटरी वापस ली है, हमने उनको दी नहीं है। हमने उनसे टेरिटरी ली है और एक्सचेंज की है बॉर्डर सीधा करने के लिए। इसलिए कोई टेरिटरी भारत की बाहर दे नहीं सकता। इसका मतलब यह हो गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो फॉर्मूला राहुल गांधी बता रहे हैं वो फॉर्मूला है ही नहीं। फिर आखिर ये शब्द वो कहां से लाए होंगे? वो लाए होंगे यूएसए से। यूएस जब स्वतंत्र हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट से और स्पेनिश गवर्नमेंट से, तो 13 राज्य थे। जॉर्ज वॉशिंगटन के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था, 13 राज्य हुआ करते थे। उन 13 राज्यों ने मिलकर अपना एक फॉर्मूला बनाया और बगल वाले देश से कहा कि अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो हमारी इकोनॉमी का लाभ तुमको भी मिलेगा और हमारी डिफेंस सिस्टम का लाभ भी तुमको मिलेगा। हमारे पास, हम आगे बढ़ रहे हैं। बगल वाले ने जब उनसे कहा कि भाई ये कैसे होगा, तो इन्होंने कहा कि 3 विषय राष्ट्रपति देखेगा और बाकी तुम देखोगे। तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका संविधान हो, मतलब आपका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, आपका सुप्रीम कोर्ट होगा, आपका सिस्टम होगा, सब कुछ आपका होगा। केवल 3 विषय राष्ट्रपति देखेगा। वो है डिफेंस, तुम्हारी डिफेंस की जिम्मेदारी मेरी। वो है एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश नीति तुम्हारे लिए हम बात करेंगे। और कम्युनिकेशन, हमारे बीच में जो हमारे दोनों देशों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो फिर सेंट्रल देखेगा, कैसे कम्युनिकेट करना है, मतलब कौन से रास्ते बनाने हैं, रेलवेज, ओवर ब्रिज, ये करना, वो सब हम देखेंगे। बाकी सारे विषय आपके पास होंगे। बगल वाले देश को कोई समस्या थी नहीं, उसने कहा ये तो ठीक है भाई, हमारी भी सुरक्षा है और तुम बड़े देश हो, वो मिल गया। तो यूएस के हो गए 14 और 14 होते होते एक एक मिला तो हो गए 50। और 50वां जो आया था वो अलास्का था, वो रशिया से लिया था उन्होंने, क्योंकि रशिया के कंट्रोल में था। रशिया वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था, बीच में पैसिफिक ओशन आता था और बड़ी समस्याएं होती थी, तो रशिया से ले लिया। जबकि वो अगर कॉन्टिग्यूएशन की बात करेंगे तो वो कनाडा के कॉन्टिग्यूएशन में है, लेकिन फिर वो यूएस ने ले लिया। ऐसे वो 50 हुए। कुल मिलाकर या तो उन्होंने खरीद लिया या उन्होंने समझौता कर लिया और कहा कि लोकल इश्यूज तुम्हारे, कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा, सुप्रीम कोर्ट हमारा अलग होगा, तुम्हारा अलग होगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट केवल 3 विषयों पर चर्चा करेगा और बाकी के सारे विषय आपके होंगे। तो 3 विषयों पर बाकी के 37 देश उनके साथ आ गए और ऐसे हो गए वो 50। इस समझौते में आप कह सकते हैं ये फेडरल कंट्री बना, कई देशों का समूह बना, जिसको आप इन शॉर्ट यूनियन ऑफ स्टेट कह सकते हैं।
यानी कि राज्यों का समूह, देशों का समूह है जो यूएसए है। इसलिए वहां जब चुनाव होता है तो जिस राज्य में जो पार्टी जीतती है उसका सारा वोट उसका माना जाता है। 51% वोट जो ले जाएगा वो सारी सीटों का मालिक माना जाएगा। जैसे ओहायो उनका बड़ा स्टेट है, जो उनके बड़े स्टेट हैं उनमें मालूम पड़ा कि सीटें कहीं 80 हैं, 80 में 41 जो ले जाएगा उसकी 80 काउंट करी जाएंगी। ऐसे वो देश जीतते हैं। वो जो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बैठता है ना, वो एक देश में चुनाव लड़ता है और वहां से जीत कर आता है, दूसरे देश में चुनाव लड़ता है, जीत कर आता है। वो सभी देशों में चुनाव, 38 देशों में चुनाव जीतता है। उनमें से जितने देशों से वो जीत जाता है उनके सारे वोट उसके काउंट किए जाते हैं। इसलिए वहां पर 38 देशों में 10 ऐसे हैं जिनमें अगर फुल फ्लैश जीत जाए तो राष्ट्रपति भी बन सकता है। उसको बाकी के 28 नहीं जीतता तो भी चलता है। ऐसा वहां का फॉर्मूला। मैं विवाद का विषय नहीं, मैं एक वो बता रहा हूं इलस्ट्रेशन। तो वो तो अलग होने का राइट रखते हैं क्योंकि उन्होंने समझौता किया है। दे आर फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इन यूनियन, इन इंडियन कंट्री एवरीवन आर कमिंग बाय द सरेंडरिंग ऑफ देयर राइट्स। हमारे पास जो आ रहा है वो अपने राइट सरेंडर कर रहा है और सरेंडर करके हमारे साथ आ रहा है। यानी कि अगर कोई राजा अपने राइट सरेंडर कर रहा है तो सरेंडर करके वो भारत का हिस्सा बन रहा है। अब उसको भारत से बाहर जाने का राइट कुछ रहा नहीं, कोई एग्रीमेंट से नहीं मिल रहा। वो ये बात 1993 में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने एक्सप्लेन किया मैसूर के केस में। मैसूर है जब वो ये प्रीवी काउंसिल केस, प्रीवी पर्स केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इफ यू हैव वंस सरेंडर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देन यू विल बी गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो वन विल बी द किंग एंड नो वन विल बी द पर्सन इन योर रूल। अब कॉन्स्टिट्यूशन पर सरेंडर कर चुके हो तो अब तुम अलग, तुम्हारी एग्जिस्टेंस नहीं बची, अब तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गए। राजा भी अब प्रजा हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई राजा कोई प्रजा नहीं। और वहां पर ऐसा नहीं है। वहां उसका इलस्ट्रेशन पूरा देकर मैं करूंगा। जिस समय अब्राहम लिंकन बैठा तो लिंकन की छवि एक सेकुलर नेता की थी, एक लिबरल नेता की थी। तो लिंकन के बैठने के बाद साउथ अमेरिका के लोगों को लगा कि भाई लिंकन ऐसा है जो मुझे अलग कर सकता है, क्योंकि हमारा तो फॉर्मूला है, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट तोड़ देंगे। तो मैक्सिको से लगे हुए जो कंट्री हैं, जो यूएस के हिस्से हैं, उन्होंने आंदोलन किया। अब अब्राहम लिंकन ने बड़ा समझाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों को लग रहा था कि भाई लिबरल है तो ये कर देगा। बाद में उसी अब्राहम लिंकन को रातों रात लाखों लोग मरवाने पड़े, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि पावर जिसके पास आ गई फिर वो नहीं छोड़ता। अब पावर इस समय यूएस की केंद्रीय सरकार के पास है तो वो किसी को अलग नहीं होने, वो एग्रीमेंट टूटने नहीं दे रहा, लेकिन लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उनको जाने का अधिकार है। जिन शर्तों पर वो आए थे इन शर्तों पर वो बाहर जा सकते हैं। भारत में ऐसा संभव नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर वाले मामले में आर्टिकल 370 के मामले में 5 जजेस के बेंच ने फिर से दलपत राव के जजमेंट को दोहराया, मैसूर के केस को दोहराया और साफ कर दिया कि भारत का संविधान ही सब कुछ है और संविधान किसी को बाहर जाने की, ऑटोनोमस रहने की कोई रियायत नहीं देता। ये संविधान अगर अनुमति देता है तो ठीक है, संविधान अनुमति नहीं देता तो बात खत्म। बाहर जाने की बात तो राहुल गांधी भी नहीं कर रहे, लेकिन जिस तरीके से जो नेचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो फ्लूइड नेचर है, वो रिजिडिटी नहीं है। तो 75 साल बाद नए सोच के नेता राहुल गांधी को लगता है कि थोड़ी सी आज़ादी होनी चाहिए, थोड़ी सी शक्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए स्टेट्स के पास। उसमें बुरा क्या है? देखिए, ये तो फिर राहुल गांधी को आप या तो समझ नहीं पा रहे। राहुल गांधी जर्मिनेशन कर रहे हैं एक थॉट का 75 साल बाद, लोगों के दिमाग में डाल रहे हैं यू आर द यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स यू मे हैव द राइट टू गो बियॉन्ड दिस स्टेट। ये वो डाल रहे हैं। दूसरी बात, स्वतंत्रता की बात आप करते हैं कि भाई अगर नई सोच है, मुझे बताओ कौन से युग में लाखों साल के ये नई सोच हुई कि देश अलग हो जाए, ये देश एक सुर में ना रहे? ये कौन सी नई सोच है? ये अलगाववाद की सोच है, इसको नई सोच नहीं कहते। नई सोच तो ये होनी चाहिए कि हार्मोनाइजेशन कैसे बिठाया जाए।
नई सोच तो ये होनी चाहिए कि देश को कैसे सुदृढ़ किया जाए। नई सोच तो ये होनी चाहिए कि देश में होमोजीनियस माइंड होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं। ये हेट्रोजीनियस माइंड डाल रहे हैं। तमिलनाडु को इनसे सहारा मिल रहा होगा। तमिलनाडु जो कह रहा है मैं हिंदी नहीं अडॉप्ट करूंगा, हम तमिल हैं, हमारा अलग है, हम संस्कृत नहीं वहां मंदिरों में चैंटिंग करने देंगे, हम तमिलियन में करेंगे। ये आपको नहीं दिखता कि वो क्या कर रहे हैं? वो एक सेपरेट स्टेट की तरफ जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर क्या कर रहा था? मेरी जमहूरियत, मेरी इंसानियत, मेरी वो फलानी। जैसे ही मेरा भाव आएगा, सिर्फ मेरा देश, मेरा नहीं, ये मेरा, वैसे सेपरेटिज्म आ जाता है। राहुल गांधी अगर वाकई में राजनीति सही से कर रहे होते तो राहुल गांधी ये कह रहे होते कि हम पूरे देश में यूनिफिकेशन कर देंगे, ये अलगाव की सोच ही नहीं रहेगी, पूरा राष्ट्र एक तरीके से, एक नजरिए से सोचेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर सन 1949 की बहस में कहा कि भारत तभी अक्षुण्ण रह सकता है जब वो एक सोच रखेगा, वो हेट्रोजीनियस सोच नहीं रखेगा तो ही रह सकता है। होमोजीनियस सोच रखनी पड़ेगी। जहां होमोजीनियस सोच होगी, होमोजीनियस मतलब एक तरह से जहां सोचते होंगे, वो राष्ट्र कभी विखंडित नहीं हो सकता। लेकिन जहां विभिन्न प्रकार से सेपरेटिज्म जन्म ले जाएगा, वहीं से अलगाववाद पैदा हो जाएगा। तो राहुल गांधी का जो बयान है, जाने में या अनजाने में, ये अलगाववाद को बढ़ावा देने वाला है। भविष्य किसी ने नहीं देखा, हो सकता भविष्य में बड़े आंदोलन खड़े हो जाएं और कोड किया जाए कि राहुल गांधी ऐसा कहते थे। जैसे नेहरू जैसे प्रधानमंत्री बैठे, जम्मू कश्मीर के लोग नेहरू के बयानों को कोड करते हैं। नेहरू बीइंग ए प्रधानमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या वो कैबिनेट का स्टेटमेंट है? क्या वो भारत सरकार का स्टेटमेंट है? क्या वो संविधान का स्टेटमेंट है? नेहरू जी वहां गए कार्यक्रम में और भाषण दे आए, या मोदी जी एक कार्यक्रम में जाएं और भाषण दे आए। क्या प्रधानमंत्री अकेले का निर्णय कोई निर्णय है या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण में यह सिद्ध किया है। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी मीन्स ए डिसीजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट अ डिसीजन एट ऑल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। देयर मस्ट बी एम डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, प्रधानमंत्री का नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। प्रधानमंत्री को भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एसेंट लेनी पड़ेगी। वो हेड जरूर है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा है, लेकिन प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए इमरजेंसी को अवैधानिक घोषित किया था, क्योंकि वो डिसीजन केवल इंदिरा गांधी का डिसीजन था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन नहीं था। तो इमरजेंसी अवैधानिक ही प्रधानमंत्री के आधार पर हुई, प्रधानमंत्री का अकेले के एसेंट के आधार पर हुई थी। तो फिर आप मुझे बताइए कि नेहरू जी का बयान जम्मू कश्मीर के मामले में कैसे कोई कोट कर सकता है कि नेहरू ये कहे गए थे, लेकिन सेपरेटिज्म के जो नायक हैं वो तो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उनको सूट करता है। इसी तरह राहुल गांधी कांग्रेस के इस समय सर्वे सर्वा के रूप में काम करते हैं, किसी भी पद पर रहें। राहुल गांधी का स्टेटमेंट भविष्य में कांग्रेसी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिनको अलगाववाद अच्छा लगेगा। तो राहुल गांधी को यह बात सोचनी चाहिए कि वो नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी स्टेटमेंट की एक वैलिडिटी है। लेकिन जैसे आपने कहा कि यूएस में वो ऑप्शन है बाहर जाने का, लेकिन चूंकि देश इतना मजबूत है, नेता इतने मजबूत है कि वो बाहर जाने नहीं देंगे, वो संभव नहीं है, होने नहीं देंगे। तो भारत भी, क्या भारत जैसे मजबूत देश को भी इतनी छोटी मोटी चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा विषय हो? भारत मजबूत होगा तो फिर ऐसे बयानों का क्या मतलब? और दूसरा, नई सोच के नेता, मैं इसलिए कहा कि यूएस जा रहे हैं, यूएस में एक सिस्टम देख रहे हैं राहुल गांधी जी, तो कुछ सुझाव ही दे दिया, तो उसमें डेमोक्रेसी में उस सुझाव का एक कम से कम सुनने की वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन क्रिटिसिज्म होना चाहिए, उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। हम अगर सुन भी रहे हैं तो क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, क्योंकि उनकी सोच गलत है, वो सोच वहां तक नहीं पा रहे हैं कि भविष्य में भारत का क्या होगा। इसलिए मैंने ये बात कही कि राहुल गांधी कहने के लिए तो व्यक्ति स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन इस तरह का बयान
एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। एंटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट एटलीस्ट जनप्रतिनिधि को तो नहीं देना चाहिए, और अगर उसको समझ नहीं है तो समझ धारण करनी चाहिए, और अगर समझ है तो ये मानना चाहिए कि उनका इंटेंशन गलत है। यूएस के नेचर को पहले वो समझें। हर कंट्री का अपना एक स्वभाव होता है। मैं बताता हूं यूएस बना कैसे। यूएस बना संसार भर से लेबर ले जाकर उस समय यूरोपियंस ने वहां बसाई है। आप ये नीचे वाले यूएस में, मतलब दक्षिण अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है तो आपको मोस्टली सब भारतीय नाम टाइप के मिल जाते हैं। ऊपर भी देखेंगे तो ये सब दुनिया भर में जो कॉलोनिज्म पर विश्वास करने वाले कंट्री, उन्होंने लेबर ले जाकर वहाँ बसाई थी। जब यूएस स्वतंत्र हुआ तो उसका स्वभाव इकोनॉमिकली चलता है। यूएस का रिलीजन नहीं है, यूएस का रिलीजन इकोनॉमी है। धन यूएस का रिलीजन है। यही कारण था कि विश्व भर के कंट्रियों में लॉकडाउन लगा, यूएस में नहीं लगा था, क्योंकि वो इंसान से नहीं चलते। वो किससे चलते हैं? वो इकोनॉमी से चलते हैं। सांस्कृतिक एकरूपता नहीं, इकोनॉमी ही उनको बांधने का साधन है। संसार के जो धन लुलुप लोग हैं उनके विचार में सबसे पहला कंट्री कहां रहना चाहिए तो यूएस आता है। जो धन से सोचता है वो वहां का वीजा लेने के लिए और वहां नागरिकता लेने के लिए दुनिया भर के उपाय अपनाता, चाहे रास्ते मारा क्यों ना जाए, इलीगली घुसता है, क्योंकि उसका दिमाग वैसा है। इसलिए यूएस का जो निर्माण होता है वो होता है इकोनॉमी से। यूएस में रहने वाला वो हर एक व्यक्ति किसी भी राष्ट्र का हो, वो यूएस को स्ट्रांग देखना चाहता है, क्योंकि उसको इकोनॉमी से प्यार है। उसको जिस देश से आया उससे प्यार थोड़ा कम है। स्थान होगा, सद्भावना होगी, लेकिन जहां धन का नंबर आएगा वहां यूएस। अब आ जाइए यूरोप में, वो कॉलोनिज्म पर विश्वास करते हैं, दूसरे पर शासन करने पर विश्वास करते हैं। इसलिए पूरे यूरोप ने पूरे विश्व पर कब्जा करके रखा था। वो पॉलिटिक्स करते हैं तो इस तरह की करते हैं, दूसरे कंट्री को डिस्टर्ब कैसे किया जाए ताकि हमें घुसने का रास्ता मिले। पूरी पॉलिटिक्स उनकी वैसी। अब आ जाइए खाड़ी में, वो उनका पूरा रीति रिवाज रिलीजन पर चलता है। वो अल्लाह के लिए, मोहम्मद के लिए मरने को तैयार हैं, मारने को तैयार है, दुनिया तबाह करने को तैयार है, क्योंकि उनका माइंडसेट जो है वो सेटेड बाय द रिलीजन हुआ। भारत में आ जाइए, भारत का जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है वो राष्ट्रवाद का है। भारत का स्वभाव राष्ट्रवाद का है। भारत भूमि का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो पब्लिक पॉलिसी है, वो एक राष्ट्र की भावना की पॉलिसी है। हम किसी समय पर रहे हों, लेकिन जब कोई लीडर आया जिसने कहा राष्ट्र प्रथम, तो भारत ने खुलकर उसको सपोर्ट किया होगा। हम 20% 25% की बात नहीं करते, लेकिन भारत का मेजॉरिटी पर्सन राष्ट्रवाद के पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। जो नेशन फर्स्ट की पॉलिसी लेकर आएगा वो हो सकता है 4 विषयों पर हमारे खरे ना उतरता हो, लेकिन हम उसको सपोर्ट करते हैं। मोदी जी उसी का परिणाम है। मोदी जी राष्ट्र प्रथम का परिणाम है कि देश में एक छोटे से राज्य का मुख्यमंत्री पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी के उससे चुनाव लड़ता है, देश उस व्यक्ति के पीछे दौड़ जाता है। क्यों? क्योंकि राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी लेकर व्यक्ति आया और उसने कहा राष्ट्र प्रथम के अलावा कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। चाहे कोई सेक्रीफाइस करना पड़े, चाहे मुझे, चाहे मेरे लोगों को, चाहे मेरी पार्टी को, राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की राजनीति करेंगे, राजनीति के लिए राष्ट्र पर नहीं बैठेंगे। यह भारत का स्वभाव। अब आइए चाइना पर, कम्युनिज्म का स्वभाव। कम्युनिस्ट स्वभाव यह है कि जो पिछड़ा वर्ग है उससे शक्ति लेनी है और सत्ता हासिल करनी है और फिर उसी को सप्रेस करना है। मजदूर दलित की पॉलिटिक्स करेंगे, मजदूर की पॉलिटिक्स करेंगे, दलित की पॉलिटिक्स करेंगे, किसान की पॉलिटिक्स करेंगे, क्योंकि इनका नंबर ज्यादा है। और इनसे पॉलिटिक्स करते हुए देश में सत्ता परिवर्तन करेंगे और सत्ता परिवर्तन करने के बाद खुद बैठेंगे, और जब फिर से गरीब मजदूर और किसान आंदोलन करेगा तो वो उसका कत्लेआम करवा देंगे। दसियों लाख लोगों को उन्होंने मरवाया। ये उनका स्वभाव। हर एक देश का अपना एक स्वभाव है,
उसका एक बेसिक पब्लिक स्ट्रक्चर है, पब्लिक पॉलिसी है। तो राहुल गांधी को यह समझना चाहिए भारत की पब्लिक पॉलिसी और यूएस की पब्लिक पॉलिसी में क्या फर्क है। भारत की पब्लिक पॉलिसी यह है कि धन जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन मैं बलिदान करने को देश के लिए तैयार खड़ा हूं। मेरे घर में सब खत्म हो जाए। याद करिए मराठाओं ने जब आह्वान किया, पेशवाओं ने व्यापारियों से कि भाई हम राष्ट्र के लिए लड़ने जा रहे, व्यापारियों ने खजाने खोल दिए। व्यापारियों की पत्नियों ने कहा कि तुम ये सब पैसा धन लुटाए दे रहे हो, कैसे चलेगा। तो व्यापारियों ने कहा राष्ट्र प्रथम, पेशवा अगर नेतृत्व कर रहा है और देश बचाना चाहता है तो मेरे धन का क्या। देश है तो मैं हूं, देश है तो मेरा धन है। और पेशवाओं ने युद्ध लड़ा और पेशवाओं ने उस समय मुगलों को सप्रेस करके दिल्ली पर कब्जा किया। किस बात पर? जिनके पास पैसा नहीं था, जिनकी राजधानी मराठाओं के समय पर, छत्रपतियों के समय पर निपट कर पूना में स्थापित हो गई थी। सतारा में कॉन्सेंट्रेट हो गए थे, पूना में से कॉन्सेंट्रेट हो गए। वहां सतारा से एक व्यक्ति निकले और उन्होंने फिर से पूरे हिंदुस्तान पर, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया पर सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया, व्यापारियों के दम पर। तो व्यापारी का धन या भारत में धन प्राथमिकता नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा देश, भारत जैसा महान राष्ट्र, उतनी सुदृढ़ डेमोक्रेटिक एक देश जो है, आपने कहा और आपने जिस तरीके से यूएस के कैरेक्टर को, उसके कैरेक्टराइजेशन को डिफाइन किया है, दोनों की दोस्ती आज जिस धरातल पर है, जेडी वेंस आए हुए हैं, पत्नी चूंकि इंडिया की हैं, बच्चे भारतीय परिधानों में घूम रहे हैं, इन दोनों की दोस्ती कितनी नेचुरल हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्टेटमेंट याद आ रहा है हेनरी किसिंजर का, जो कि 70s में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहे। उनका कहना है कि यूएस की दुश्मनी तो खतरनाक हो सकती है, लेकिन यूएस की दोस्ती जो है वो निश्चित तौर पर जानलेवा है। यानी जितने देश हुए पिछले 75 सालों में, उनका हाल पाकिस्तान जैसा, अफगानिस्तान जैसा, यूक्रेन जैसा, इराक जैसा उनका हाल अंततः ये हुआ है। तो ये जो दोस्ती मोदी जी बढ़ा रहे हैं, ये कितनी नेचुरल आपको लगती है, या होनी चाहिए, या इसके कितनी फायदेमंद होगी? देखिए, मेरा मानना यह है कि मोदी जी इंटरनेशनल रिलेशंस पर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉपरेटिज्म पर काम कर रहे हैं। दोस्ती व्यक्तिगत है उनकी, राष्ट्रपति की उनकी दोस्ती व्यक्तिगत है, लेकिन इस दोस्ती के बीच में मुझे बताइए कि जब हमने चाबाहर की बात की तो भारत माना क्या? उन्होंने कहा तेल नहीं लेना रशिया से, हमने माना क्या? उन्होंने कहा रशिया से हथियार नहीं लेना, हमने माना क्या? उन्होंने कहा कि ये ईरान के साथ दोस्ती नहीं करनी, हमने माना क्या? हाँ, मित्रता हमारी तुम्हारी, राष्ट्र प्रथम मेरा। इसलिए मोदी जी ने यूएस में जाकर क्या कहा? लाइक प्रेसिडेंट ट्रंप, वी are the natural friends because we both having the nation first policy। अब देखिए, उनको जो आप प्रश्न कर रहे हो, उनको उनके ही देश में उनके सामने जवाब देकर आया कि भाई देखो, हमारी तुम्हारी दोस्ती तो है, और दोस्ती इसलिए है कि हम दोनों राष्ट्र प्रथम पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा राष्ट्र प्रथम मेरे राष्ट्र प्रथम से बड़ा नहीं है, आपका राष्ट्र प्रथम मेरे राष्ट्र प्रथम के बराबर है। तो तुम राष्ट्र प्रथम तो मैं भी राष्ट्र प्रथम। इसलिए हर उस स्टेज पर जहां पर भारत का नुकसान होता दिखा, वहां हमने यूएस के अगेंस्ट में भी यूएनओ में वोट डाला है, जहां हमको लगा कि ये मेरी राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के विरुद्ध जा रहा है। यहां तक कि जो बाइडेन का तो एक मिनिस्टर यहां आकर कह गया था कि आप रशिया से दोस्ती कर रहे हो और चाइना जब तुम्हें मारने आएगा तो हम ही बचाएंगे। भारत सरकार ने बात सुनी नहीं। राष्ट्र प्रथम की ऐसी पॉलिसी कि जब कैनेडियन राष्ट्रपति भारत में आया और वो भारत में खालिस्तानी मूवमेंट के लिए या उसके लिए काम कर रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में भारत ने, जब उनका प्लेन खराब हो गया ट्रूडो का, तो आप समझ लिए 2 दिन यहाँ होटल में पड़े रहे, भारत का कोई एक आदमी मिलने नहीं गया। नहीं, मोदी जी जैसा दोस्त, दोस्ती निभाओ तो हम पक्के दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती न निभाओ तो भैया फिर तुम अपने रास्ते। 2 दिन वो यहां पड़े रहे, भारत का एक मिनिस्टर मिलने नहीं गया। तुम होगे कनाडा के कुछ, मेरे लिए तो बेकार हो, क्योंकि मेरे राष्ट्र प्रथम में तुम
उंगली लगा रहे हो तो मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए भारत के स्वभाव के साथ साथ मोदी जी का स्वभाव भी देखना चाहिए। राष्ट्र प्रथम की पॉलिसी फर्स्ट है। अब बात आती है यूएस के कैरेक्टर की। एनपीटी का नंबर आया था, किसने मना किया? अटल जी ने मना किया, हम नहीं साइन करेंगे। हमने बम फोड़ा, हमारे ऊपर वैन लगा, उन्होंने कहा ये ट्रीटी साइन करो, हमने कहा नहीं करेंगे। न्यूक्लियर पावर सप्लाई का नंबर आया, उन्होंने कहा आपके न्यूक्लियर प्लांट आपको इंटरनेशनल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को देना पड़ेगा, उनकी निगरानी में। हमने कहा नहीं देंगे, हमारी सिक्योरिटी का मामला है। आज भी यूएस ने अगर कोई बात ऐसी कही होगी कि टैरिफ कम करो, ये टैरिफ वाला चल रहा है ना, टैरिफ कम करो, मोदी जी ने ट्रंप ने सारी दुनिया पर दबाव बनाया, भारत ने नहीं कम किया। भारत ने किया भी तो उन चीजों पर किया जो हमारे नेचुरल कोर्स में करना था हमको, जिनकी आवश्यकता हमारे को है। लेकिन ये कहिए कि हम उनके दबाव में आ जाएंगे, रिलेशन रखेंगे, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मोदी जी उसके सुदृढ़ नायक हैं। लेकिन जो टैरिफ वाद की बात आपने की, जब टैरिफ वो एक नहीं कम से कम 5 से 6 बार इंडिया का नाम लेकर वो ये कहते हैं कि इंडिया बहुत फ़ायदा उठाता है और वो टैरिफ हम पे इतना लगाता है तो हम भी इतना लगाएंगे, तो विपक्षी पार्टी ने तो बड़ा ज़ोर शोर से इसको उठाया कि भाई अब कहाँ गया हाउडी मोदी वाला जो दोस्ताना था। तो फ़ायदा तो होना चाहिए था ना कि भाई कम से कम ट्रम्प चाहते तो, और दो इतनी अच्छी दोस्ती थी तो थोड़ा सा रियायत दे देते। अरे साहब, मुझे लगता है किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि भारत को जितना लाभ ट्रंप के इस टैरिफ प्लान से मिला उतना संसार के किसी कंट्री को नहीं मिलता। कैसे मिला? पहले तो वो टैरिफ लगा दिया और ये कर दिया। मैंने उस दिन भी कहा था, जिस दिन ये टैरिफ लगाए गए तो ये ट्रंप ने घोषणा करी थी, ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि टैरिफ लगाने का मतलब है यूएस के सिटीजन को आप महंगाई का भार दे देना। और यूएस का सिटीजन महंगाई का भार क्यों लेगा भाई जबरदस्ती? हाँ, उनकी पॉलिसी ये थी कि वो जो इन्वेस्टमेंट यूएस से पूरे वर्ल्ड में जाता है वो लौटकर यूएस में आ जाए और यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो बढ़ रही है वो खत्म हो जाए। बात ठीक है, ये उनका अपना विचार है, लेकिन वो प्लांट लगाने में आपको 5-7 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने उंगली दबाई और कर देंगे। लेकिन ये बात तो पक्की है कि जो अच्छे लीडर्स हैं वो पहले झटका देते हैं फिर रियायत देते हैं, ताकि लोग मेंटली तैयार हो जाएं और इधर की तरफ इन्वेस्टमेंट कुछ आए। ट्रंप ने भी सेम वैसा ही किया, लेकिन चाइना पर टैरिफ कितना लगाया? 140%। क्यों भाई, हमारे ऊपर तो उतना ही है। चाइना का टैरिफ ट्रिपल कर दिया और भारत का टैरिफ 90 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। अब विश्व का ऐसा कौन सा कंट्री है, कौन से कंट्री हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और यूएस को उल्टा सप्लाई करते हैं? चाइना और भारत मुख्य रूप से सामने है। बाकी कंट्रियों में इतनी जगह नहीं है, इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, वो उनके कंट्रियों में अपना ही बेच लें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन भारत और चाइना में विश्व भर का पैसा आता है, यहां लगता है, यहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है और उनके अपने कंट्री को सप्लाई होता है जिस कंट्री का इन्वेस्टमेंट आया। चाइना पर इतना टैरिफ लगने का मतलब अब हमारा और चाइना का माल सेम बॉर्डर पर जाएगा तो क्या रेट होगा? हम जो चीज़ 40 रुपए में दे रहे होंगे वो 150 में दे रहे होंगे। तो आप बताइए, अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है? आप जितना चाहो बना लो और उनको बेचाओ। आप भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बना लीजिए और बेचाइए, क्योंकि चाइना से कंपटीशन था, यूएस से कंपटीशन हमारा था ही नहीं। हमारा तो कंपटीशन मैन्युफैक्चरिंग कंट्री के नाते यूएस ये चाइना के साथ है, और चाइना का माल पहुंचेगा नहीं तो कौन बेचेगा? यकीन मानिए कि यूएस के इस टैरिफ प्लान से सबसे ज्यादा विश्व में अगर किसी को लाभ हो सकता है तो वो भारत हो सकता है। ट्रंप अंदर से खोखिया रहे हैं कि भारत क्यों इतनी तेजी से, क्योंकि वो आपने 3 इडियट देखी है ना, दोस्त फेल हो जाए तो कष्ट होता है, लेकिन फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा कष्ट होता है। अब अगर अमेरिका, मतलब मोदी और ट्रंप की दोस्ती है और मोदी अगर 7% ग्रोथ करेगा और अमेरिका माइनस में जाएगा तो भैया इतना तो हो गई कि आप फर्स्ट आ रहे हो यार, हम तुम दोस्त हैं, तुम फर्स्ट पे चल रहे हो और हम इधर जा रहे हैं, तो इतना बयान तो बनता है ना। ट्रंप ने जितने भी बयान दिए उन हर एक बार ये कहा मोदी इज ए टफ नेगोशिएटर।
आई नो दैट मोदी इज अ ग्रेट पर्सन। फिर बट लगाकर कुछ ना कुछ कहा, हमारी तुम्हारी दोस्ती है, मोदी मेरा पक्का दोस्त है, भारत मेरा पक्का मित्र है, फलाना है ढिमाका, लेकिन भैया हम परेशान हैं, इसलिए हमें तो ये करना पड़ेगा। लेकिन प्रैक्टिकली किया क्या? कुछ नहीं किया। और मैन्युफैक्चरिंग वहां शुरू होगी, अगर आज प्लांट लगने शुरू होंगे तो 5-6 साल लगेंगे। भारत ने जब तय किया था, मोदी जी आए थे तो भारत ने तय किया कि हम मैन्युफैक्चरिंग भारत में करवाएंगे, तो अब प्रोडक्शन शुरू हुआ है 10 साल में। अभी भी फुल फ्लैश प्रोडक्शन शुरू नहीं हो पाया जो हम इन्वेस्टमेंट यहां पर लाए, तो उनको भी वो करने में टाइम लगेगा। तब तक किसकी सरकार बैठेगी, क्या होगा, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन ये 10 वर्ष हमारे लिए क्या वैल्यू रखते हैं ये सोचिए, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, हमें मार्केट चाहिए। चाइना पहले से एस्टैब्लिश्ड है, उसकी मार्केट फेल हो रही है, हमने मार्केट चाहिए, तो कहां मिलेगी मार्केट? ये टैरिफ गेम में मार्केट हमारे प्रोडक्शन को जो अब शुरू हो रहा है उसको मार्केट मिलेगी अब अमेरिका में। वो सिर्फ आपको मार्केट नहीं दे रहे हैं, उनका एक बीच बीच में कई बयान इस तरह की भी आए हैं। देखिए, जो ट्रेड जो बायलैटरल ट्रेड है उसमें डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है। जैसे भारत तो 150 करोड़ का यानी अगर ट्रेड है, भारत $100 बिलियन की उनको सामान बेच रहा है, लेकिन खरीद रहा है सिर्फ 50 का। जो तो भाई वो कह रहा है कि भाई ये भी आप बराबर करो, नहीं हमसे हथियार खरीदो। नहीं, वो कह रहे हैं, इस तरह के दबाव भी तो एक साथ में आने वाले। या दोस्त दोस्त के ऊपर दबाव नहीं बनाता, ये दबाव तो बनेगा भाई, ये तो हमने निर्णय करना है ना। ये तो मोदी फर्स्ट है, हम उन्होंने दबाव बनाया चाबहार पोर्ट पर, हमने माना क्या? उन्होंने S4 पर बनाया, हमने माना क्या? उन्होंने रशियन तेल पर बनाया, हमने माना क्या? ये भाई ये उनका काम है। हम दो लोग व्यापार कर रहे हैं तो व्यापारियों का काम है एक दूसरे पर दबाव बनाना, वो कह रहे हैं। लेकिन हम सुदृढ़ है ना, क्यों मालूम? ऐसा नहीं है कि ये नेचुरल कोर्स में वो हमको रियायत देते हैं। आपको याद होगा जब पोखरण हुआ था तो यूएस ने सबसे पहले बैन लगाया था हमारे ऊपर, फिर उनके दोस्तों ने लगाना शुरू किया। हमारी इकोनॉमी पर फर्क पड़ा क्या? तकलीफ हुई केवल, लेकिन हमारी इकोनॉमी पर फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि विश्व की 15 से 20% पॉपुलेशन हम अकेले रखते हैं, और हम विश्व की सभी प्रकार की जलवायु रखते हैं, सभी प्रकार की जलवायु रखते हैं, और विश्व में तेल छोड़कर सब कुछ पैदा करते हैं। मतलब मेरी जरूरतें तेल छोड़कर पूरी भारत में अपने आप हो सकती हैं। तो हम तो सिर्फ इतना हो सकता है कि हमारा आंध्र प्रदेश का या उड़ीसा का सामान हम बांग्लादेश भेज देते हों, और इधर केरल को चाहिए है तो हम कहीं बाहर से ले लेते हों। इतना है बस, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाती। हमारे ऊपर बस इतना फर्क पड़ने वाला कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारी जीडीपी पर फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पूरे विश्व को मालूम है कि भारत के साथ ट्रेड वॉर छेड़कर कोई पार नहीं पा सकता, और अब तो खास तौर से इसलिए नहीं पा सकता क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स पर आ गए हैं। अब हमें जो ऊर्जा सप्लाई है, जिस ऊर्जा के लिए हमने सोना गिरवी रखा था, जिस ऊर्जा की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है, वो ऊर्जा भी मोदी जी के आने के बाद हमने रिन्यूएबल एनर्जी का हब बना दिया संसार का। आज हमने हर छत पर एक सोलर प्लांट लगा दिया, हमने विंड एनर्जी बढ़ा दी, हमने हाइडल एनर्जी बढ़ा दी, हमने जेट्रोफा से एनर्जी बढ़ा दी, हमने अब इलेक्ट्रिक पर आ गए हैं जहां तेल का खर्चा है। और जैसा गडकरी जी कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष बाद हमको तेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस दिन तेल की जरूरत भारत की खत्म हो जाएगी, उस दिन कोई भारत के साथ ट्रेड वॉर कर ही नहीं सकता, हमारे साथ किसी का वॉर ही नहीं होगा। चलिए, कुछ इंटरेस्टिंग विजुअल्स जो अभी पीएम हाउस से आए जेडी वेंस के और उसके, मुझे बताइए कि उनकी पत्नी इंडियन है, भारतीय मूल की, हाँ भारतीय मूल की हैं, कहीं भी जाएंगे रहेंगे इंडिया की। कितना फायदा भविष्य में होता दिख रहा है इन सब संबंधों से, इनसे, इस तरह की डिप्लोमेसी जो है, जो डिनर डिप्लोमेसी कहें या फिर जो कल्चरल जो शेयरिंग वाली डिप्लोमेसी है। देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ समझनी चाहिए कि यूएस का इस समय नेचुरल कंपटीशन चाइना के साथ है, नेचुरल कंपटीशन। क्योंकि यूएस की खास बात क्या है कि जो नंबर 2 या नंबर 1 उनके साथ आएगा, वो उसके साथ एक ट्रेड वॉर छेड़ते हैं। ट्रेड वॉर के लिए
वो युद्ध लड़वाते हैं, कंट्री तोड़वाते हैं, उसकी इकोनॉमी गिराते हैं, सब कुछ करते हैं। किस लिए? यूएस नंबर 2 पर नहीं देखना चाहता। उन्होंने रशिया का हाल कर दिया। रशिया को उभरने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा। आज की तारीख में उनके सामने चाइना है। चाइना से निपटने के लिए वैसा ही एक शस्त्रवान कंट्री चाहिए जो उनकी तरह सोचता हो, उनकी तरह काम करता हो, उनकी तरह जिसके पास पॉपुलेशन हो, उनकी तरह जिसके पास मार्केट हो। वो कंट्री संसार में कौन है? भारत। इसलिए आज यूएस भारत के रिलेशन का मतलब यह है कि भारत उनकी आवश्यकता है। और यह बात मोदी जी ही अकेले थे जिन्होंने पॉपुलेशन को विश्व की आवश्यकता बताया। उससे पहले हम कहा करते थे भारत में डिग्रेडेशन का कारण पॉपुलेशन है, और मोदी जी ने कहा हमारी शक्ति पॉपुलेशन है। हम संसार के सबसे यंग हैं, हम संसार के इतने परसेंट हैं, हम संसार के इतने परसेंट मार्केट हैं, हमारे पास इतने लोग हैं। क्योंकि जहां आबादी नहीं होगी वहां मार्केट क्या होगी? तो हमारी आबादी, भले ही वो नेगेटिव पॉइंट है भारत की इंटरनल डेमोग्राफी के पर्पज से डिसबैलेंस्ड है इंटरनली, लेकिन अगर उसको एक क्षुण मानेंगे तो वो विश्व को कंपटीशन देने के लिए है। तो इसलिए यूएस का हमारी तरफ आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब हमको ये सोचना है कि तमाम गाड़ियां रेस में हैं, हम बिना टकराए गंतव्य तक पहुंच सकते हैं या टकरा कर पहुंच सकते हैं। हमको चूज इस समय करना पड़ेगा कि हमारा नंबर 1 विरोधी किसको रोकना है, चाइना को या यूएस को। हमने चाइना को रोकना स्वाभाविक है क्योंकि वो विस्तारवादी है, यूएस डिस्टेंस में है लेकिन वो भी अति महत्वाकांक्षी है। उन दोनों में से अगर किसी को चुनना पड़े तो हम यूएस को चुनेंगे, एक बात। दूसरी बात ये भी है कि क्या हम अपना, जो आपने दोस्ती दुश्मनी की बात कही कि यूएस की दोस्ती का मतलब गलत हो जाएगा, क्या हमने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट उनके लिए खोल दिए? क्या हमने अपनी सिक्योरिटी उनके लिए खोल दी? सोचिए, राहुल गांधी 1-2-3 ट्रीटी करके आए ओबामा के साथ। 1-2-3 ट्रीटी में जो उस समय तय हुआ था वो ये हुआ था, राहुल गांधी यहां चिल्ला रहे थे कि हम भारत को न्यूयॉर्क बना देंगे, रात यहां कभी रात नहीं होगी। किस आधार पर? वो ये सारी बातें कर रहे थे यूरेनियम के आधार पर, यूरेनियम प्रोसेस वो देंगे और हम लगाएंगे। उन्होंने एग्रीमेंट करने के बाद क्या शर्त लगाई भारत के साथ? उन्होंने कहा कि आपको जो न्यूक्लियर प्लांट लगाओगे तो आपके जो डिफेंस के प्लांट हैं, सिविल न्यूक्लियर प्लांट, वो आपको सबको दिखाने पड़ेंगे आप क्या करोगे इसका। बड़ी चतुराई से उसने कोशिश करी। राहुल गांधी की सरकार रेडी भी थी, भारतीय जनता पार्टी विरोध में थी, उसने आंदोलन कर दिया, देश भर को बता दिया ये क्या करके आए। तो वो तो जो न्यूयॉर्क बनाने का प्लान था वो हो गया घुसड़ू। लेकिन मोदी जी जब ये खेल के आए तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में घुस गए, पहली बात। फिर उन्होंने कहा हम तुम्हारी आवश्यकता है, देखो संसार में समझो, हम आपकी आवश्यकता है और हमारी आवश्यकता अगर तुम्हें कबूल हो तो बोलो, नहीं तो रहने दो। तब ये यूएस के कंट्री, यूएस और उनके दोस्त हमारी तरफ अनकंडीशनल टिल्ट हुए, क्योंकि हमने ये सिद्ध किया कि हम तुम्हारी आवश्यकता हैं चाइना के विरुद्ध। आप याद करिए, जब चाइना से गलवान चल रहा था, यूएस ने लाख कहा हम सेनाएं भेज देते हैं, ये कर देते हैं, भारत ने ली क्या? भारत ने उनकी सेनाओं को भारत में नहीं घुसने दिया। भारत ने जिस समय अफगानिस्तान हुआ था, अटल जी प्रधानमंत्री थे, उस समय उन्होंने कहा था कि हमें अपने एयरक्राफ्ट उतारने के लिए जगह दे दीजिए, फ्यूल देने के लिए। हमने दिया क्या? पाकिस्तान ने लिया क्वेटा में, आज तक उन्होंने खाली नहीं करवा पाए। हमने नहीं दिया, हमने कहा हम तेल कुछ नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा हम आपसे तेल केवल लेना चाहते हैं, हमारे फाइटर जेट यहां से तेल भर लें। हमने कहा हम नहीं देते तेल, क्योंकि हम तुमसे दोस्ती तो रखते हैं, लेकिन भाई नमस्ते वाली दोस्ती है हमारी, शादी बरात वाली दोस्ती नहीं है कि ससुराल में घुस जाओगे और फिर ससुराल में दामाद बनकर बैठोगे। वो पाकिस्तान में बैठ गए और फिर आपने देखा पाकिस्तान में उन्होंने सद्दाम हुसैन, वो उसका क्या हाल किया, वो जो ओसामा बिन लादेन था। तो आज भी पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है, जो आपके शब्द हैं कि चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे कोई हो, वो सब ऐसे बर्बाद हो गए। तो यानी यूएस की दोस्ती ज़रूरी तो है, लेकिन थोड़ा संभल कर क्यों, इस पे हम अगले पार्ट में बात करेंगे। क्योंकि हमारे पड़ोसी देश में, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और बांग्लादेश जिस तरीके से भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे भी यूएस ही है। अगले पार्ट में इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।